जिस उस्मान हादी की हत्या के बाद पूरा बांग्लादेश जल उठा, उस उस्मान हादी की हत्या का ठीकरा भारत पर फोड़कर मुनीर एक तरीके से बांग्लादेश को सुलगा रहा था। उस उस्मान हादी के भाई ने साफ साफ कह दिया है कि हादी की हत्या किसी बाहरी ताकत ने नहीं, यूनुस सरकार के इशारे पर हुई है। हादी के भाई उस्मान ने दावा किया है कि हादी बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव चाहता था। यूनुस सरकार में बैठे लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। हादी ने उनके फरमान को ना कह दिया, इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई। यह सब बांग्लादेश में चुनाव टालने की साजिश है, जो हम आपसे पाठशाला में पहले ही कह रहे थे। यह मुनीर चाहता है कि यह कट्टरपंथियों के हाथ में सरकार रहे, और इसलिए वो जो है वो ये सब कर रहा है। इधर हादी के समर्थकों ने यूनुस की टेंशन बढ़ा दी है, उधर यूनुस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। चुनाव को लेकर अमेरिका ने भी मोहम्मद यूनुस को टाइट किया है। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर ने मोहम्मद यूनुस से बात की है। यूनुस ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि चुनाव टाइम पर होंगे। उधर कई अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी लिखकर मोहम्मद यूनुस पर सवाल उठा दिए हैं। अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगे बैन पर सवाल उठाए कि भाई इतनी महत्वपूर्ण पार्टी को बैन कर दिए, कौन बात का चुनाव करा रहे हो फिर? यानी यूनुस एक्सपोज होता जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि यहां हिंदुओं ने प्रदर्शन कर दिया, क्या ही हो गया बॉस? वो प्रदर्शन दुनिया भर को संदेश जा रहा है, हेडलाइंस बन रही हैं, खबरें बन रही हैं, और जब दुनिया देख रही है कि कैसे हिंदू हिंदू के लिए खड़ा हो रहा है, आवाज उठ रही है, तो वो आवाज यूनुस के कान तक पहुंचाई जाती है कि क्या कर रहे हो भाई, ये क्या तमाशा कर रखा है। हर तरफ से गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस अब बैकफुट पर है। मोहम्मद यूनुस अब भारत से अच्छे संबंधों की बात करने लगा है। यूनुस की अंतरिम सरकार अब दीपू दास के परिवार की देखरेख का जिम्मा उठाने की बात कर रही है। यूनुस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अब सरकार दीपू दास के परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी, जिसमें आर्थिक मदद भी शामिल है। मंगलवार को बांग्लादेश के शिक्षा सलाहकार सीआर अबरार ने दीपू दास के परिवार से मुलाकात की और इस हत्या पर दुख जताया। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार के ये आंसू फर्जी है, क्योंकि अभी तक दीपू दास की बेरहमी से हत्या के मामले में सिर्फ 12 लोग पकड़े गए, और तुमको अब समझ में आ रहा है कि दीपू दास की हत्या हो गई तो जो है हम तुम्हारा देखरेख करेंगे। इतने दिन में तुमको नहीं समझ में आ रहा था? दीपू दास की हत्या 18 दिसंबर को हुई है। हत्या के 5 दिन बाद यूनुस सरकार ने उसकी परिवार की सुध ली। 5 दिन सो रहे थे तुम। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा, यहां भारत ने पर्दे के पीछे से मामला टाइट किया, तो कह रहा कि ना हम दीपू दास की चिंता कर रहे हैं, और बाकी जो हंगामा चल रहा है उसका क्या? इतनी चिंता है तो मोहम्मद यूनुस को खुद परिवार से जाके मिल लेना चाहिए था। नोबेल का शांति पुरस्कार लिए बैठे हो ना, घर से निकलने में दिक्कत होती है, ठंड में घुटने जम गए हैं। मोहम्मद यूनुस को अभी पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, वो पाकिस्तान के साथ भाईचारा बढ़ा रहा है। लेकिन मैं तो बांग्लादेश के बाकी लोगों से पूछता हूं कि यही पाकिस्तान से बच के तुम निकले तब बांग्लादेश बना, भारत की मदद से बना। सब भूल गए कट्टरपंथ के आगे कि किसकी वजह से तुम आज जो है वो खुली हवा में सांस ले रहे हो। लेकिन दिक्कत यह है कि भिखारी पाकिस्तान के साथ से बांग्लादेश को कुछ हासिल होगा नहीं। एक भिखारी दूसरे देश की क्या मदद करेगा? देश चलाने के लिए पैसा, अनाज सब चाहिए होता है। पाकिस्तान के पास है क्या? खुद के लोगों को खिला नहीं पा रहा, बांग्लादेश को क्या देगा? इसलिए मुनीर के चक्कर में मोदी से भिड़ने वाला यूनुस अब पेट भरने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। खबर है कि बांग्लादेश भारत से चावल खरीदना चाहता है। पहले बांग्लादेश को लग रहा था कि वो पाकिस्तान से चावल खरीद लेगा, भारत के बिना काम चल जाएगा। लेकिन बांग्लादेश कह रहा है कि भारत का चावल सस्ता है, जबकि दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान बांग्लादेश को महंगा चावल चिपका रहा है। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश $355 प्रति टन के रेट से भारत से 50,000 टन चावल खरीदना चाहता है, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश को $395 प्रति टन की रेट से चावल देगा। यानी बांग्लादेश को भारत से डील करने में ज्यादा फायदा दिख रहा है, पैसे बच रहे हैं। इसी बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार के आर्थिक सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने कहा दिया है कि मोहम्मद यूनुस भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब रूस ने 2 दिन पहले ही बांग्लादेश को हड़काया था कि भारत के साथ रिश्ते सुधार लो। अब बांग्लादेश की सरकार यह तर्क दे रही है कि ट्रेड पॉलिसी राजनीति के मुताबिक नहीं चलती। अगर भारत से चावल खरीदना सस्ता पड़ेगा तो भारत से खरीदेंगे। बांग्लादेश के आर्थिक सलाहकार अब कह रहे हैं कि उन्हें भारत के साथ कोई कड़वाहट नहीं चाहिए, और अगर कोई बाहरी ताकत दिक्कत क्रिएट कर रही है तो ये दोनों देशों के भले में नहीं है। तो बाहरी ताकत कौन है? तुम ही ना बताओगे जी। तुम्हारे यहां तमाशा चल रहा है, तुम ना बताओगे कि तुम क्यों नहीं रोक पा रहे हो किसके इंफ्लुएंस में आके। और इतना दोस्त है पाकिस्तान तो मांगो सस्ते में, तुमको देगा चावल। खाने को कुछ है नहीं, तुमको देगा क्या वो? बांग्लादेश अभी सस्ते चावल का बहाना बनाकर भारत से चावल खरीदने की बात कर रहा है, क्योंकि खुल के तो कह नहीं पाएगा कि भारत के बिना बांग्लादेश का काम नहीं चलेगा। लेकिन सच यह है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे लेकर बांग्लादेश भारत पर निर्भर है।
भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है, यानी बांग्लादेश भारतीय सामान पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बांग्लादेश भारत से सालाना 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान इंपोर्ट करता है। पिछले 8 साल में भारत ने बांग्लादेश को रोड, रेलवे, पोर्ट बनाने के लिए 71,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डेवलपमेंट असिस्टेंस के रूप में दी है। जबकि शेख हसीना के तख्ता पलट और भारत से संबंधों के खराब होने की वजह से बांग्लादेश को कुछ ही महीने में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और बांग्लादेश अपने कुल कॉटन इंपोर्ट का करीब 35% हिस्सा भारत से लेता है। बांग्लादेश का चीनी का 33% हिस्सा भारत से आता है। प्याज और आलू का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है। बांग्लादेश का 91% पानी भारत से आता है। 30% फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भारत देता है। 15% बिजली भारत देता है। यानी खाने पीने के मामले में बांग्लादेश भारत पे बहुत हद तक निर्भर है। अब भारत से बढ़कर बांग्लादेश ने बड़ी गलती की है, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान जब अपना पेट नहीं भर पा रहा, अपना पेट भरने के लिए अपने संस्थान बेच रहा है, तब IMF से लोन मिलेगा। वो तुमको क्या देगा यार? लेकिन कट्टरपंथ ऐसी चीज है बॉस, एकदम से रॉकेट की तरह सनक जो है वो दिमाग तक पहुंचती है और ये मोहम्मद यूनुस ये सब करने लगता है। लेकिन अब इसको समझ में आया कि अमेरिका वाले रगड़ रहे हैं, पुतिन उधर से हड़का रहे हैं, सब भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कट्टरपंथियों की कठपुतली बनते बनते मामला ही निपट जाए। दीपू दास की हत्या पर भारत में भड़के हिंदू अब मांग कर रहे हैं कि भारत बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दे। चावल ही मत दो इसको, बांग्लादेश लाइन पर आ जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ यह गुस्सा कम नहीं हो रहा। आज भी पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास भयंकर प्रदर्शन हुआ है। सुनिए वहां जो भीड़ पहुंची थी, हिंदुओं की भीड़ पहुंची थी, वो क्या कह रही है। पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखा दिया, बांग्लादेश को सबक सिखाने का टाइम आ गया। ध्यान से सुन लीजिए आप। सनातन को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग वही करेंगे। सभी हिंदू, दुनिया का हिंदू जाग जाओ। हम ये कहेंगे कि यूनुस सरकार जो कर रहा है अभी, ये बहुत ही बुरा कर रहा है। हम लोग अगर चाहते हैं तो हमारा लोग जो बॉर्डर सिक्योरिटी है 10 मिनट के लिए हट जाए तो हम बांग्लादेश को 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। ओ हिंदू सनातनी जागो। भारत के अंदर जो ये गुस्सा भड़क रहा है, उससे भी बांग्लादेश को ये समझ आ रहा है कि मामला बहुत बिगड़ गया है और हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मोहम्मद यूनुस की टोन कुछ नरम पड़ने लगी। इधर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। दीपू दास की हत्या के खिलाफ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। खैर, बॉर्डर पे जो तैयारी है, बांग्लादेश का जो टोन नरम पड़ रहा है, देखिए मामला आगे कहां जाएगा। लेकिन फिलहाल पाठशाला में हम आगे बढ़ रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ। मोदी से घबराए उद्धव, राज ठाकरे साथ आए। मुंबई के सबसे बड़े चुनाव में क्या धमाका होने वाला है? मोदी के हाथों वो डबल हार, राज उद्धव ने मिलकर राहुल एंड कांग्रेस को किनारे क्यों लगा दिया? अब इसका चैप्टर। भाई, इंडी गठबंधन का सपना तो पीएम मोदी को हराने का है, जिसके लिए भारत से लेकर विदेश तक पीएम मोदी के ऊपर हमले होते हैं। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी इंडी गठबंधन के हाथ क्या लगती है? सिर्फ हार। महाराष्ट्र में भी इंडी गठबंधन ने जोर पूरा लगाया था, लेकिन बीजेपी गठबंधन से जीत नहीं पाया और अब बीएमसी चुनाव के लिए जोर आजमाइश हो रही है। लेकिन बीएमसी चुनाव में इंडी गठबंधन कहीं दिख ही नहीं रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी ने बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया, कांग्रेस को मार दी कोहनी, कांग्रेस अकेले पड़ गई है। जिस कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा, उसको किनारे में खड़ा करके छोड़ दिया। उधर बीजेपी सारा ड्रामा देखकर मजे ले रही है, अपनी तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में इस समय यह हाल है कि उद्धव और राज के सामने अस्तित्व का संकट है। भाई, बीएमसी उनके हाथ से गया, खत्म हो जाएगी इनकी पार्टी। अस्तित्व बचाने के लिए दोनों दल अब साथ आ गए, दोनों भाई साथ आ गए। बीजेपी ने कहा मानो रूस यूक्रेन साथ आ गए। बीएमसी के लिए कांग्रेस को कोई भाव ही नहीं दे रहा। उद्धव की पार्टी ने कांग्रेस को टूरिस्ट कह दिया। शरद पवार, अजीत पवार अलग खेल कर रहे हैं। बीएमसी में उद्धव ठाकरे की पार्टी का कंट्रोल है और बीएमसी उद्धव ठाकरे के लिए दुधारू गाय की तरह है। अगर यहां हार गए उद्धव ठाकरे तो समझिए चैप्टर क्लोज है बॉस। और यही हाल राज ठाकरे का है, जिनका चैप्टर खुल ही नहीं पा रहा है। वो भी अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में भयंकर गर्मा गर्मी हो रही है। आज इसके बारे में आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले झलक ना देखिएगा बॉस। मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं।
आइए, घूमिए, फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। कांग्रेस पार्टी मुंबई में उसी प्रकार है जैसे कोई टूरिस्ट होता है, पर्यटक होता है। सबसे पहले बात करते हैं उद्धव और राज ठाकरे के बारे में। आज मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपना गठबंधन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। पिछले कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी, जिसका आज ऐलान हो गया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 20 साल पुराना झगड़ा बुलाकर साथ आने का फैसला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य और अमित ठाकरे थे। इससे पहले इसी साल जुलाई में मराठी एकता के नाम पर राज और उद्धव ने रैली की थी। अब बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है और चुनाव में जीत के दावे भी ठोकने शुरू कर दिए हैं। एक बार सुनिए इनको। मुंबई महानगर पालिका हम जीत रहे हैं जी। चाहे आप कितना भी हमारे खिलाफ काम करो, पैसा बांटो, सत्ता का दुरुपयोग करो, मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं। संजय राउत दावा ठोक रहे हैं कि हम बीएमसी का चुनाव जीत रहे हैं, चाहे पैसा लगा लो, चाहे सत्ता का दुरुपयोग कर लो। अगर बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करके, पैसा का दुरुपयोग करके इनके हिसाब से जीतती है तो विधानसभा जीत जाती है, निकाय चुनाव जीत जाती है। ये बीएमसी में कैसे नहीं जीतने देंगे? वहां क्या करेंगे जो ये विधानसभा में नहीं कर पाए, जो ये निकाय चुनाव में नहीं कर पाए, वो बीएमसी में क्या कर लेंगे उसका, और वही बाकी जगह क्यों नहीं की? तो इसलिए इनके दावे हवाबाजी ज्यादा लग रहे हैं अभी फिलहाल मौजूदा हालात को देखकर। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी एक साथ आकर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है बॉस। मराठी मानुष के नाम पर जीत का दावा कर रहे हैं ये लोग। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ेंगे। बाकी के 28 नगर निगमों में भी दोनों दल गठबंधन में लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हम बटे तो पूरी तरह मिट जाएंगे। राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई हमारी लड़ाई में से बहुत बड़ा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए। सुनिए कैसे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री इनके मजे ले रहे हैं। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन तो हो गया, लेकिन बीएमसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर बात पूरी तरह बन नहीं पाई। आप देखिए, दोनों दलों के गठबंधन का ऐलान 23 दिसंबर को होना था, लेकिन आखिरी वक्त में से एक दिन के लिए टाल दिया गया। इसकी वजह सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनना कही जा रही है। मराठी बहुल सीटों पर उद्धव और राज में बात नहीं बन रही थी। चर्चा है कि उद्धव की पार्टी 145 से 150 सीट तक पर चुनाव लड़ सकती है। राज ठाकरे की एमएनएस 65 से 70 सीटों पर लड़ सकती है। शरद पवार की एनसीपी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी भी उद्धव और राज की तरफ बीएमसी चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी नहीं हुआ उनकी तरफ से। संजय राउत का कहना है कि सीट शेयरिंग तो राजनीति में व्यापार की तरह है, भाइयों के बीच व्यापार नहीं होता। सुनिए संजय राउत। क्या करना है? नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग जो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा? हम देख लेंगे हमको क्या करना। यानी संजय राउत कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जब सीट शेयरिंग होती है कि कौन कहां कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा, तो वो व्यापार होता है क्या? बीएमसी और नगर निगम चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे साथ तो आ गए, लेकिन बीएमसी चुनाव से ठीक पहले स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं, जिसमें उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी की दुर्गति हो गई बॉस। बुरी हालत भी नहीं, दुर्गति। महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इसे बीएमसी चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहा जा रहा था।
स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने ठाकरे ब्रदर्स का फ्यूचर का ट्रेलर दिखा दिया और इसी वजह से दोनों ने साथ आने का फैसला किया। आप देखिए, महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 288 में से 215 सीट मिली बॉस, और बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 129 सीट पर जीत हासिल की। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 51 सीटें जीती, अजीत पवार की एनसीपी को 35 मिली, वहीं इंडी गठबंधन को मात्र 51 सीट पर जीत मिली, कांग्रेस को 35 पर जीत मिली। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो डबल डिजिट में नहीं आई बॉस, 9 सीट। शरद पवार की एनसीपी 7 पे सिमट गई और राज ठाकरे की एमएनएस 1 को सीट नहीं जीती बॉस, 0, अंडा, खत्म मामला। और ये वो उस चुनाव में हुआ जो बैलेट पेपर से हुआ है। अब बेचारे ये भी नहीं बोल पा रहे कि ईवीएम हैक हुआ था, क्योंकि बैलेट से हुआ था। स्थानीय निकाय चुनाव में धमाकेदार जीत से बीजेपी का जोश हाई है। बीजेपी दावा कर रही है कि अब विधानसभा जीते, स्थानीय निकाय जीते, अब बीएमसी में लपेट देंगे इन लोगों को। मैं ऐसा मानता हूं कि महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमको इससे भी ज्यादा अच्छा यश मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव नाक का सवाल कम, उनके वजूद का सवाल ज्यादा है, क्योंकि मुंबई देश का सबसे अमीर शहर और बीएमसी देश ही नहीं एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है और यहां पर उद्धव की शिवसेना का कब्जा रहा है। अगर उद्धव ठाकरे बीएमसी हारे तो उनके लिए दुधारू गाय के छिन जाने जैसा होगा। बीएमसी 603.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 जिले हैं, मुंबई शहर और मुंबई उपनगर। ये बीएमसी का आखिरी चुनाव 2017 में हुआ था। 2017 में शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 सीटें जीती। 2017 में बीएमसी का मेयर शिवसेना का बना था। उसके बाद बीएमसी के चुनाव हुए ही नहीं। बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। 2025-26 में बीएमसी का बजट 75,427 करोड़ रुपए था, जो मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, गोवा, हिमाचल प्रदेश के बजट से ज्यादा है। इसी वजह से बीएमसी चुनाव पर सबकी नजर रहती है। बीएमसी के जरिए ही मुंबई को चलाया जाता है और हर पार्टी मुंबई पर अपना कंट्रोल चाहती है। इधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी अलग फुल एक्टिव है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अकेली पड़ गई। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा, जबकि इंडी गठबंधन के बैनर तले सभी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा। आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कांग्रेस से किनारा कर लिया, ये दूर रहो। वहीं कांग्रेस भी अपने दम पर बीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कोई सटा ही नहीं रहा है। कांग्रेस राज ठाकरे के साथ जाना नहीं चाहती। कांग्रेस को यह लग रहा है कि उद्धव के साथ से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस को मुस्लिम परंपरागत रूप से वोट करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5वें नंबर पर गिर गई। कांग्रेस को डर है कि कहीं बीएमसी चुनाव में फिर ऐसा ना हो जाए, ठाकरे भाइयों की वजह से बचा हुआ मुस्लिम वोट ना चला जाए। शायद इसी वजह से कांग्रेस अकेले बीएमसी चुनाव लड़ना चाह रही है। अब कांग्रेस भले ही अपने समीकरण और अपनी स्थिति देखकर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन कांग्रेस को कोई गंभीरता से ले भी नहीं रहा। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो कह रही है कि कांग्रेस मुंबई में टूरिस्ट की तरह है, आए पोस्टर लगाए, हारे और घर बैठे। सुनिए कैसे छिछालेदर हो रही है कांग्रेस। मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुंबई में पिछले 30 वर्षों से लगातार कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हारकर विपक्ष में बैठती है, तो 2026 में कौन सा तीर मार लेगी। कांग्रेस पार्टी मुंबई में उसी प्रकार है जैसे कोई टूरिस्ट होता है, पर्यटक होता है। आइए, घूमिए, फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए। ये उद्धव की शिवसेना वाले हैं भाई, इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस हारेगी और कह रहे कि घर बैठिए। यानी इंडी गठबंधन का कुनबा बीएमसी चुनाव में पूरी तरह बिखर गया। पुराने लड़ाई झगड़ों को भुलाकर ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए। इसी तरह पवार परिवार में भी नया ट्विस्ट आ रहा है। ठाकरे परिवार के मिलने के बाद अब पवार फैमिली में भी रीयूनियन हो सकता है। चर्चा है कि पुणे नगर निगम चुनाव में अजीत पवार और शरद पवार साथ आ सकते हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के साथ गठबंधन पर बड़ी बात कही है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अभी अजीत पवार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अगर अजीत पवार प्रस्ताव देते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम जो भी करेंगे वो पुणे की भलाई के लिए करेंगे। यानी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के साथ गठबंधन पर ना तो हामी भरी है, ना ही इनकार किया है। कुल मिलाकर दरवाजा खुला रखा गया और गठबंधन की संभावना बनी हुई है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन का रॉकेट उड़ नहीं पा रहा, लॉन्च ही नहीं हो पा रहा। पर आज एक रॉकेट लॉन्च हुआ पाठशाला में, उसका चैप्टर
पीएम मोदी के नए भारत का नया जलवा, स्पेस में पहुंचा वो बाहुबली कि पूरी दुनिया को कनेक्ट कर देगा क्या? भारत के बाहुबली का वो मिशन आपके मोबाइल का नेटवर्क गायब होना भूल जाएगा क्या? अब इसका चैप्टर